हो गया है आज की पहली बहस का। संत निरंकारी आश्रम में हुए हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम अमृतसर पहुंच चुकी है। शुरुआत जांच के बाद पुलिस को शक है कि इसमें खालिस्तानी समर्थित गुटों का हाथ हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि खालिस्तान आईएसआई की तरफ से स्थानीय युवकों को ग्रेनेड मुहैया कराया गया है, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक सवार संदिग्ध युवकों की तस्वीर कैद हुई है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि आईएसआई पैसे और हथियारों की मदद कर रही है। कनाडा और यूके में रहने वाले खालिस्तानी समर्थित गुट पंजाब में दंगे फैलाने की साजिश कर रहे हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उसके साथ मैं आपका तारुफ करा देती हूं और बड़े सवाल जो हैं वो भी हम उठाएंगे आज इस पहली बहस में कि आखिर पंजाब को सुलगाने की इस बड़ी साजिश के पीछे कौन है। तो मैं मेहमानों के साथ आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेजर जनरल के सिन्हा जी रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है, आरवीएस मनी साहब फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पथिकृत पाइन जी हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनमें भी हम चर्चा में शरीक करेंगे। सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूं प्रेम शुक्ला जी आपका, जिस तरीके से हमले हुए हैं, और सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप पे इंटेलिजेंस की एक बड़ी फेल्योर कि इस तरीके से आतंकवादी हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आपसे मेरा सवाल। ये शोभना जी, इंटेलिजेंस की तरफ से तो पहले से ही इस बारे में इनपुट दिया गया था। यहां तक कि सेना के प्रमुख ने भी ये बात कही थी कि पंजाब में फिर से सिख आतंकवाद को, खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से एक बार जो है पूरी तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास आईएसआई कर रही है जी। और उसके संदर्भ में पूरी जानकारियां थी, जिस तरह से बीच के दिनों में जाकिर मूसा के मूवमेंट्स के बारे में भी जानकारियां दी गई थी। हाँ। निश्चित तौर पर एक तत्व वहां पर आईएसआई के समर्थन में, आईएसआई विविध जो पूर्व खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तानी आतंकवादियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। अब उसको कुचला जाना आवश्यक है, उसको ढूंढा जाना, उसको कुचला जाना, और ऊपर किसी तरह की बेजा राजनीति, जिस तरह से कल एक फुल्का जी का बयान आया, चाहे सरकार वहां कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मूल मुद्दा है कि आतंकवाद को जिस तरह से बहुत 2 दशकों तक आतंकवाद ने नंगा नाच जो है पंजाब में किया, बहुत जो है सख्ती के साथ उसको निपटा गया। हमारे हजारों लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया है वहां आतंकवाद को खत्म करने के लिए। कोई भी किसी भी राजनीतिक स्वार्थ के कारण यदि आतंकवाद को प्रश्रय देता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी समाज को, जनता को और हमारे सुरक्षा तो कार्रवाई कीजिए ना। आप बैठे हुए केंद्र में, ऐसे लोगों के खिलाफ आप करिए सख्त कार्रवाई, किसी ने रोका नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी तमाम इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद राज्य जी नहीं हाँ बोलिए, पूरी करिए अपनी बात प्रेम शुक्ला जी। देखिए राज्य को इसमें पूरी तरह से जो है राज्य को केंद्र सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार जो कार्रवाई करना चाहे आतंकवाद के खिलाफ, उसमें केंद्र उसको पूरा समर्थन देगी, चलिए पूरा सहयोग देगी। इसमें किसी अच्छा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी, अच्छा लग रहा है कि आप पहली बार राजनीति नहीं कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, अच्छा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी कि आप नेता जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं और केंद्र के पूरे समर्थन का वादा कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये पता था कि जाकिर मूसा के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था, 6-7 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी बाहर थे, लेकिन तब भी ये घटना हो जाती है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस इनपुट एक जनरल इनपुट था, स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी घटना नहीं होनी चाहिए थी। चूक कहां हुई उस पर जांच होनी चाहिए। एनआईए की टीम पहुंच रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी से बहुत समय बाद पहली बार सहमत हो रहा हूं कि निश्चित तौर पर आतंकवाद देश का मुद्दा है, ये पार्टियों का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है। जहां पर भी कोई कमी हुई है वो कमी पूरी दुरुस्त होनी चाहिए। और जी मैं आपको बता दूं कि हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया है, आतंकवादियों को उनके नेस्त नाबूद करने में जी हरसिमरत कौर ने भी ट्वीट किया है कि पहले बम और अब अमृतसर में ग्रेनेड हमला, आगे क्या होगा राजा साहब। तो प्रेम शुक्ला जी के आभारी होइए, लेकिन हरसिमरत कौर ने उंगली उठा दी है आपकी सरकार पर। ठीक है,
नहीं, ऐसा है, देखिए आज हम अकाली दल को भी कुछ नहीं कहेंगे। अकाली दल का क्या इतिहास रहा है वो सब जानते हैं। निरंकारियों और अकाली दल के झगड़े का क्या इतिहास है, कहां से आतंकवाद शुरू हुआ, वो अपनी जगह पर है पंजाब में। हम आज अभी उनको भी कुछ नहीं कहेंगे, चूंकि वो इस समय परेशान है अपनी सत्ता जाने से। आज में जरूर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो सवाल पूछ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको जवाब देंगे। वो फौजी भी है, वो उत्तर पंजाब के मुख्यमंत्री भी है, पूरी तरीके से जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा। एक एक आतंकवादी को और उनके प्रश्रय देने वालों को, चाहे वो कोई भी स्लीपर सेल हो, चुन चुन के मारेंगे हम। ठीक है, चुन चुन के मारेंगे, जो कोई भी हो। हाँ, ये अपने आप में है कि 3 लोग मरे हैं, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और आतंकवाद में शहीद हुई श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी नमन है और श्रद्धांजलि है। आज उनका जन्मदिन है। इंदिरा जी ने अपनी जान इसी पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने के लिए दी थी। सच्चाई यह है कि आज कोई भी आतंकवादी, सर मैं भिंडरवाले का नाम नहीं लूंगी, पाकिस्तान का हो, सर मैं भिंडरवाले का नाम नहीं लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ठीक है, के सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि फुल्का साहब, अभी आपने सुना उनको, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। एक आतंकवादी हमला होता है, लोगों की जान जाती है, और उसके बाद इस तरीके का बयान कि सेना अध्यक्ष हो सकता है इस हमले के पीछे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले वो आए थे पंजाब में और उन्होंने कहा था कि सिख टेररिज्म हो सकता है, या आतंकवादी पंजाब को अपने निशाने पे ले सकते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। उतने ही वो गैर जिम्मेदार वकील हैं, उतने ही गैर जिम्मेदार वो नागरिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मौका दे दिया। उनका मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम तो पहले ही कहते थे कि इंडियन आर्मी आतंकवाद के पीछे है। देखिए शोभना जी, आपने जो सवाल उठाया है एक ऐसा सवाल है जिससे कि पूरी देश में आहत है। फुल्का हो या सिद्धू हो, किस तरह की बयानबाजी, ये बड़बोलापन इनका जो है, केवल वो उनको एक इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है कि वो देशद्रोह बन जाते हैं। हाँ। ये बड़बोलापन है। भले वो अभी इसका जो सफाई दे रहे हो वो दूसरी बात है। सेम सिद्धू जी हैं, किस तरह से अपने बड़बोलेपन के कारण जो दुश्मन, आप सबको पता है कि अभी देखिए रेफरेंडम 2020, उसका नाम पाकिस्तान आईएसआई ने दिया, ऑपरेशन एक्सप्रेस। सुन लीजिए सर प्लीज। और ये वेद प्रताप वैदिक जो हाफिज सईद से मिला था, उसके बारे में उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, वो भी खराब है। सुने ना, देखिए मुद्दे पे रहिए। आज नहीं पढ़ना चाहते आप? नवजोत सिद्धू जो एक क्रांतिकारी का बेटा है, उसको आप आरोपित छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ तो आप गए हैं, पढ़ तो गए हैं। सुन लीजिए, वो पाकिस्तान के चीफ के साथ गले मिलता है, और अपने चीफ को यदि आपके ही पार्टी के लोग या कोई भी नेता शरीफ की मार उस नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहेंगे। साथ बहस करने में नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मदद नहीं बैठा हूं। सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी मुद्दा बहुत बड़ा है, मोदी की मदद मत कीजिए, रुक जाइए। मुद्दा बहुत अलग है सुरेंद्र जी, डिरेल मत कीजिए। सिद्धू साहब से हमारी कोई सिद्धू साहब का नहीं है हिम्मत, हमने हटा लिया। सुरेंद्र जी हटा लिया आपने सिद्धू साहब का। सर मुद्दे पे आइए, हम फुल्का पे बात करें। रुक जाइए, डिरेल मत कीजिए सुरेंद्र जी, मेरी आपसे विनती। आज आप बात कीजिए जनरल सिन्हा, पॉलिटिकल बात मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने अच्छी बात कही। आप पॉलिटिकल लोग यदि गलत काम करवाएंगे तो नरेंद्र मोदी की करिए ना मजम्मत है। मैं भी इस देश का हिस्सा हूं, मैं भी इस देश, क्या बातें करते हैं आप? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मुझे जवाब देने दीजिए, सुरेंद्र जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है कि हम सिद्धू साहब का नाम ना लें या हमने गलत लिया तो आप उनको पाकिस्तान जाने से रोक लेते। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, गले मिलते हैं सुरेंद्र जी उन्होंने 2 नाम गिनाए, जब आपका मौका था तो आप उनके 4 नाम गिना लेते। लेकिन इस तरीके से आप डिबेट को डिरेल ना करें। मैंने बहुत बड़ा और अहम मुद्दा उठाया है, हमारे सेनाध्यक्ष का मामला है, हमारी सेना का सवाल है। जिस आदमी को हमारी सेना पे विश्वास नहीं है, हमारे सेनाध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। रुक जाइए सुरेंद्र जी, डिरेल मत कीजिए सुरेंद्र जी प्लीज। बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, सिद्धू साहब पे आज डिस्कशन नहीं है, खत्म करने में आपका हम नहीं कर रहे। सुरेंद्र
खालिस्तान को खत्म करने के। तो ये बात इनको समझाओ ना। उनको भी समझा रही हूँ मैं। आप शांत हो जाइए सुरेंद्र जी, प्लीज समय मत खराब कीजिए सर पहली बहस का, प्लीज रुक जाइए। मेजर जनरल प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शोभना जी, हाँ। ऑपरेशन एक्सप्रेस जो आईएसआई ने चलाया है 2015 में, हाँ। 2014 में आपको पता होगा रेफरेंडम 2020 की आगाज हाँ। अमेरिका से हुई थी, हाँ। और परमजीत सिंह तोमर ने किया था जी। उसमें आईएसआई कूद पड़ा 2015 में, और उसके लिए स्पेशल फंड है। और उसने जो क्या किया है, सबसे बड़ा ट्रेंड जो है, जो कि यूके के अंदर में, कनाडा के अंदर में और जर्मनी में जितने भी उनके इस तरह से सोच रखने वाले, उनको एक्टिवेट कर दिया। रेफरेंडम 2020 में 20 देशों के अंदर में वो रेफरेंडम भाई सोशल मीडिया करवाना चाहता है। हाँ। देखिए इसको फेल हुआ है, ये फेल हुआ है। 12 अगस्त को होने वाला था यूके में, वो फेल हुआ है। मगर सबसे बड़ी बात हुई है, जो ऐसा ही करना चाहता है कि खालिस्तान, जिसमें 3 फोर्सेस है, सुन लीजिए, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन टाइगर फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये तीनों के सरगना आज कराची और लाहौर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। रंजीत सिंह निटा उसमें मेन है, जो वहां से अंजाम दे रहे हैं इन सब हरकतों। गोपाल सिंह चावला जाकर के सिंह रोडे हैप्पी, बिल्कुल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 मिनट, क्योंकि देश सुनता है, नहीं तो इन लोगों ने डिरेल किया मेरा 2-3 मिनट जी। देखिए क्या है, वो चाहते हैं कि जो भी कश्मीर के अंदर में फोर्सेस हैं, खास करके जो AQ, उसका नाम है अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें कि नाम आ रहा है, आपको पता ही है कौन आ चुका है, पाकिस्तान के नॉर्थ में है। साउथ के अंदर में फिरोजपुर के इलाके में ऑलरेडी 9 से 10 जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट आ चुके हैं इन्फिल्ट्रेट करके। अलर्ट है। और आपको पता होना चाहिए जहां पर यह कार्रवाई हुई है, और फिरोजपुर से यदि आप लें, जो तरन तारन का इलाका है, यह जो कसूर का इलाका है, उस इलाके से ये आए हैं और इन्होंने किया है। तो इसको यदि डिरेल करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न को ले आएंगे पॉलिटिकल लेवल पे बात करने, तो हम कभी भी नकारा नहीं कर पाएंगे शोभना जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आरवीएस मनी जी, आप फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी रहे और इंटरनल सिक्योरिटी में आपका अहम योगदान रहा है। पाकिस्तान में जिस समय सफाया किया जा रहा था पंजाब में आतंकवाद का, कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तान में शरण ले ली थी और आईएसआई का हाथ हमेशा उनके ऊपर रहा है। आईएसआई का ये दबाव है इन लोगों के ऊपर। मैं नाम भी ले देती हूँ, रंजीत सिंह निटा की हम बात कर ले, चाहे वधावा सिंह की बात कर ले, इनके ऊपर लगातार ये प्रेशर है कि हिंदुस्तान में, पंजाब में माहौल को खराब करो। तो क्या उसी दबाव के चलते ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आईएसआई पीछे से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है हालात बिगाड़ने के लिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सहमत हूं इस मामले में। मैं कह दूंगा कि 2009 में भी ऐसे कुछ इनपुट्स आए थे। एक्चुअली ये जो आतंकवाद का जो डिजाइन है वो डेड स्टॉप तो हुआ नहीं, लाइव स्टॉप था, दबा हुआ था, ये सब चलता रहा। जैसे इन्होंने कहा खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फंड, ये सब लाइव थे, मगर बड़े म्यूट वे में यूके में रहे हैं, कनाडा में रहे हैं और कुछ अमेरिका में भी रहे हैं। ये बार बार सर उठाती है और जैसे ये 2014 में दोबारा रिकैलिब्रेट होके आ रहे हैं। आईएसआई का फंडिंग है, आईएसआई का फंडिंग किस तरीके से होता है सिन्हा साहब अच्छी तरह जानते हैं। एंड सी द पैटर्न, पहले तो ड्रग बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई और जम्मू कश्मीर का ना इस्तेमाल करके पंजाब बॉर्डर से घुसते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो है, आज भी सदर्न कश्मीर जम्मू एरिया से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पंजाब एरिया से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इट्स अ फैक्ट, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। कश्मीर में क्योंकि चौकसी बढ़ गई है, इसलिए ये इस एरिया से ज्यादा लोग अंदर घुसते हैं। ठीक है आरवीएस मनी जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे हेडलाइंस के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद में सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आरवीएस मनी फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी हैं, पथिकृत पाइन जी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। मनी साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पथिकृत जी का रुख करूंगी। ये तो बात समीकरण की होगी कि किस किस तरीके से आईएसआई बेस्ड, पीओके पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई स्पॉन्सर्ड ग्रुप जो है हमारे यहाँ अटैक कर रही, इसमें हमने समीकरण कर दी। बाकी जहां पर भी कुछ भी, अभी भी किसी ने कहा इंटेलिजेंस फेलियर, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज अपने 24 घंटे चौकसी और जान लगा के काम कर रही है। कृपया उनका मॉरल को डाउन ना करें,
उनको तिरस्कृत ना करे, मेरी ये प्लीज विनती है। आप अपनी सियासत कर ले। फुल्का जी का बयान भी इस मामले में बहुत ही खेदजनक है, दुखजनक है। ये बहुत अपने आप को कोई अच्छे नागरिक के साबित नहीं कर रहे हो, इसलिए प्लीज मेरा पॉलिटिशियन से मिलती है, सभी पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उतना काम अगर आप लोग उतने ही कमिटमेंट के साथ करते तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाता। मेरा ये समीकरण है। ठीक है पथिकृत जी, जिस तरीके से फुल्का साहब का बयान आपने सुना, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से हमने मौका दे दिया। वो पहले से कहते थे कि इंडियन आर्मी ही आतंकवादी हमलों को अंजाम देती है, आतंकवादियों को सपोर्ट है, और अब उस पर ऐसे नेता मोहर लगा देते हैं। क्या लगता है कितना खराब मैसेज हम देते हैं बाहर के देशों को इस तरीके की बात कर कर? इसी का तो फायदा बाहर के देश लेते हैं कि हिंदुस्तान के जवान मरते हैं और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते रहते हैं। सिर्फ बात इसकी नहीं है, आम आदमी पार्टी का तो लिंक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से पहले से साबित हो गया। सुखपाल सिंह खैरा ने भी पहले बाद एक विवादित ऐसे बयान दिया था कि जो भी ये मांग रहा है रेफरेंडम 2020 वो सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो रेफरेंडम 2020 है इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। और ये जो पैटर्न है, आप 2015 में देखिए गुरदासपुर अटैक, 2016 में पठानकोट अटैक, अभी हुआ अमृतसर अटैक, बीच में सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी पंजाब में। तो पाकिस्तान का दो ऑब्जेक्टिव है, सांप्रदायिक तनाव और टेररिज्म। इसमें बात आज इसमें भी बहस होना चाहिए कि पंजाब पुलिस 2016 पठानकोट अटैक के बाद कितना मॉडर्नाइजेशन किया, इंटरनल सिक्योरिटी में कैपेसिटी बिल्डिंग कितना किया है। एक सिर्फ सेंटर स्टेट को गाली देगा या उंगली उठाएगा और दूसरी तरफ ये होगा, इससे होगा नहीं। इससे फायदा बाहर के देशों से हो रहा है। और ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये तो और एक पहलू है इस चीज में। एक तो पहले ये इस तरह के बयान देते हैं, इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि किस तरह से डैमेज देश को पहुंचाते हैं, किस तरह से आर्मी हो, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो, आईबी हो, दूसरे एजेंसीज हो या फिर स्टेट पुलिस के भी बहुत सारे लोग हर दिन दे सैक्रिफाइस देयर हैप्पीनेस एंड फैमिली लाइफ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज है पुलिस मॉडर्नाइजेशन। और ये जो वीआईपी कल्चर पंजाब में है, एक एक वीआईपी के पीछे 4-4 पुलिस वाले होते हैं, जिसको वीआईपी नहीं है उसको भी एक स्टेटस सिंबल की तरह दिए जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के पास लोग नहीं है। ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन हर एक स्टेट में जरूरी है। पंजाब इज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। पंजाब में अगर टेररिज्म रिवाइव होता है, उसका असर सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे देश में पड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, इस तरीके का बयान फुल्का साहब देते हैं, क्या कार्रवाई करने की बात आप करते हैं? क्योंकि मैं इसको देशद्रोह मानती हूं। अपनी सेना पर विश्वास ना होना, अपने सेना अध्यक्ष पे विश्वास ना होना, कहीं ना कहीं इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती एक भारतीय नागरिक में। बिल्कुल सही कह रही हैं शोभना जी, आप पूरी तरीके से पूरे पैनल के एक एक आदमी से फुल्का के नाम पर मैं आपसे सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। पंजाब सरकार को भी, लोकल पुलिस को भी और देश की पुलिस एनआईए पहुंच रही है उनको भी जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी बात करेंगे, हम भी सरकार से बात करेंगे। और सच्चाई यह है कि केंद्र एजेंसीज और राज्य एजेंसीज दोनों ही फुल्का जैसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और ऐसे स्लीपिंग सेल्स के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें जो उनको वहां पर लोकल मदद पहुंचाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें राजनीति को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा और सिक्योरिटी एजेंसीज को, जैसे अभी हमारे मनी साहब ने बोला है कि सिक्योरिटी एजेंसीज 24 घंटे काम करती है, इनपुट्स देती है, कृपा करके अपनी राजनीति के लिए हम में से कोई भी लोग उनको डिमोरलाइज ना करे। सच है इस बात को लेकर के। और हम आतंकवाद के नाम पर भी अगर हम राजनीति करते हैं तो इससे शर्मनाक बात नहीं कोई हो सकती, क्योंकि आतंकवाद मानवता, भारत और हिंदुस्तान, तीन सब लोगों के एक मुखालिफ एक मुहिम है। इसको नेस्त नाबूद हम सभी लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। पंजाब पुलिस से भी मेरी अपील है कि फुल्का के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई हो। हाँ ठीक है, पर ये नेता जो है इस तरीके की राजनीति करके क्यों कमजोर कर देते हैं? कमजोर नहीं करता है। इस तरीके के बयान आए दिन आते रहते हैं, चाहे हम किसी, अब मैं फिर सिद्धू साहब का नाम लूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन जो भी नेता है जी सिन्हा साहब, देखिए मैं एक चीज बोले और बीच में प्लीज ना इसमें आए। देखिए मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूँ और मैं आपको बताऊं 84 में हुआ था, मैं भी वहां पर था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सिख रेजिमेंट 2 सिख के पहले उन्होंने अपना सेवा दिया है उसमें, तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं। और सुने लोग,
उन्होंने भी कहा था कि जो लोग जाकर के एक दुश्मन के चीफ से जाके गले मिलते हैं और फुल्का साहब यहां दूसरे उसी हमारे चीफ को गालियां निकालते हैं, तो आप देखिए क्या विडंबना हमने खड़ा तो मतलब कमी हम भारतीयों में ही है, कमी हमारे नागरिकों में ही है। हमारे देश के अंदर आ चुके हैं। दूसरों को क्या बोले, हम पाकिस्तान को क्या बोले, हम ही थाली में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ये जाने अनजाने में नहीं हो रहा है, ये एब्सोल्युटली नोइंगली लोग करते हैं। और देखिए आप सेना के चीफ ने क्या कहा कि पंजाब जाकर के उन्होंने ऑपरेशन एक्सप्रेस के बारे में बताया, और इसके बारे में हमें पता 2015 से है और आज 2018 हो चुका है। जो रेफरेंडम की बात हुई है यहाँ पर जस्टिस, देखिए मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, जस्टिन ट्रूडो बात का विरोध करते हैं, प्लीज आप पॉलिटिकल जमात को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप कटघरे में इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं जैसे आप अपने आप नहीं कर रहे, इसको बार बार लाना पड़ेगा। इसको आप सुनिए, पॉकेट में डिस्कशन नहीं हो सकता। फुल्का यदि फुल्का बोलता है चीफ के अगेंस्ट और एक जाकर के दूसरे सुरेंद्र जी मुझे इस बात का जवाब, आप अचानक सिद्धू साहब का नाम आने से इतना भड़क जा रहे हैं। हमने कहा था कि गले मिले जाकर, हमने कहा था उसे मैं डिले नहीं कि आप एक ऐसे आदमी के शपथ ग्रहण समारोह में जाइए जो भारत के लिए गलत बयान करता है। आज का दिन ये सवाल उठाना है तो आपको परेशानी हो जाएगी। सेना की बलिदानी की बात करते हैं, सेना ने देश को मत करो। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में क्या वेद प्रताप वैदिक को लेकर के आओ। अरे आप वेद प्रताप वैदिक को हाथी में चढ़ा दो, मुझे मंजूर है। सर, सेना के अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, लेकिन गलत तरह की बयानी ना करें। चलिए प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए। ठीक है सुरेंद्र जी। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने पथिकृत जी को सुना, क्या बात करते हो आप केंद्र में मौजूद है, डीओपीटी आपका डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं हमारी पुलिस और हमारी इस तरीके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम उनके एडवांसमेंट पे इतना काम करें कि उनको इस तरीके की नाकामियां ना झेलनी पड़े, इस तरीके से कोई हमारे घर में घुसकर हमें ना मार सके। उस दिशा में आपकी सरकार क्या काम कर रही है? अब आप कहेंगे बहुत काम किए हैं, लेकिन वो नाकाफी है सर। पथिकृत जी ने जो सवाल उठाया उस पर आप मुझे जवाब दे दीजिए। बहुत सारा काम किए जाने की आवश्यकता है, पुलिस को मॉडर्नाइज किए जाने की आवश्यकता है, सिक्योरिटी एजेंसीज पर विश्वास किए जाने की आवश्यकता है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के संदर्भ में जिस तरह की हल्की राजनीति होती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रेज किया हमारे पैनलिस्ट ने कि जिस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन के, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जिस तरह से आतंकवादियों को समर्थन दिए जाने का काम किया जाता है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में हमारे सुरक्षा बलों ने अपने पराक्रम की पराकाष्ठा करके आतंकवाद को समाप्त किया, लेकिन कालांतर में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से तकलीफें दी है, जिस तरह से संधू जैसे अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ी है, सरकारों में तो आप ही लोग हैं ना, उनको कंट्रोल कीजिए। अपनी गलतियों से, हमारे शासकों को अपनी गलतियों से, चाहे प्रेम शुक्ला जी, एक नागरिक के मन में ये दिमाग सवाल आता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, आप नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, सरकार हो, विपक्ष हो, सब कुछ तो आपका है ना सर, करिए। वो खुद जो है कहते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह से राहुल गांधी, अरे छोड़िए सर आप नवजोत सिंह सिद्धू को, अमेरिका में हमला होता है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, अमेरिका में हमला होता है, उनका ट्रेड टावर गिराया जाता है, उसके बाद आज तक वहां पर एक भी हमला नहीं हुआ। कांग्रेस का ही एक नेता जिस तरह से समर्थन प्रेम शुक्ला जी, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अमेरिका में ट्रेड टावर गिराया गया, 10 साल हो गए, उनका एक भी आतंकवादी हमला उसके बाद नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, और हमारे यहाँ हम एक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि उसको गलत पकड़ा। बाटला हाउस एनकाउंटर उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर सही जहां आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन उन लोगों के साथ जिन्हें पत्थर से पीट के मार देता है, सेना पे पत्थरबाजी करते हैं, उनका ह्यूमन राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स है, सेना के जवान के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो इस तरह के राजनीति जो आपकी पुलिस के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। पार्लियामेंट अटैक हो गया, उसके बाद अटैक पे अटैक हुए चले जा रहे हैं। शोभना जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी में इतनी चूक है। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ ना, पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, पार्लियामेंट पर अटैक के जिम्मेदार, अरे सर हमले में जाए, पुरी में हो गया, पठानकोट में हो गया, और जब हम अपने ही लोगों को सवालों के घेरे में लेते,
एक मेजर ने पत्थरबाज को गाड़ी पे आगे बांधा तो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए। रुक जाइए मनी साहब, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसको झेलना पड़ता है। अरे सर रुक जाइए मनी साहब ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन का बहुत बड़ा स्कीम अभी भी चल रहा है। हाँ। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मॉडर्नाइजेशन का जितना इक्विपमेंट है सरकार प्रोक्योरमेंट करके जो उनकी डिमांड होती है मीट करती है, एक्सरे मशीन से लेके हाई सर्विलेंस सिस्टम्स वगैरह। एक तो बात ये रही, और दूसरी बात जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल जैसे जैसे आते हैं पर्याप्त तरीके से काफी कुछ रीइंफोर्समेंट जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट से अगर प्रपोजल्स कंप्लीट नहीं आते, स्टैंडर्डाइज नहीं आते, या असेसमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड से उनको पैसा देती है। दैट इज नंबर वन। दूसरी बात यह है बॉर्डर फेंसिंग का भी कई साल से हिस्सा चल रहा है, बॉर्डर फ्लड लाइटिंग, बॉर्डर फेंसिंग का भी, उसका भी इस एरिया में काफी दिन से चल रहा है, बट इश्यूज लैंड एक्विजिशन वगैरह की वजह से अटक जाती है, बार बार अटकती है। कुछ कोर्ट के दाखिल हस्ताक्षेप हो जाता है, कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट का एक्विजिशन ठीक नहीं होता, तो वो बॉर्डर एरिया को नॉट ओनली फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग एंड और कई चीजें, वो राजस्थान में भी कई जगह अभी भी फंसा हुआ है, पंजाब एरिया में भी काफी कुछ फंसा हुआ है। ये बहुत बड़ी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारें ही जिम्मेदार है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसा है, बजट है, हम करोड़ों करोड़ों टैक्स देते हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं फेंसिंग का काम हो पा रहा है, क्यों नहीं लैंड एक्वायर की जा रही है? पथिकृत जी जवाब दीजिए, क्या सरकारों की नाकामी है जो हम आज यहां तक पहुंच गए? शोभना जी, पंजाब में 553 किलोमीटर की बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसमें सिर्फ 461 किलोमीटर में फेंसिंग है, बाकी में फेंसिंग नहीं है। उसमें क्या है कि नदी है, नाला है, ये सारे एक्सक्यूज हम लोग मतलब मेरे जन्म से मैं सुन रहा हूँ। अब बात यह है कि अगर नाला है तो क्या किया जाए, स्मार्ट फेंसिंग करना चाहिए। और आज आर वी वेटिंग की पंजाब का हाल कश्मीर की जैसा हो तब जाके सब खड़े होंगे। तो आज अगर पंजाब को रोकना है कि ये कश्मीर ना बने तो कश्मीर में जितना प्रायोरिटी दिया जा रहा है उतना देना चाहिए। दूसरी चीज है, अगर पंजाब पुलिस में इतनी काबिलियत नहीं है तो आप बुला लीजिए। नहीं सर, पंजाब पुलिस के ऊपर उंगली मत उठाइए। पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को खत्म किया है। पंजाब पुलिस के ऊपर उंगली नहीं सर, ये स्वीकार्य नहीं है। पुलिस के ऊपर उंगली नहीं सर, ये स्वीकार्य नहीं है। 3 अटैक हो फोर्सेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा सर। पुलिस मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस के जवान या पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, वो सरकारों की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम, और कहीं भी सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, हमारे देश की हर पुलिस, हमारे देश की सेना, हमारे देश की नेवी, एयरफोर्स सब बहुत सक्षम है, और इसीलिए शायद आज हम ऐसे आजादी के साथ खड़े हुए। आप देखिए, जब स्लीपर सेल जो कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे हैं, स्लीपर सेल्स रहते हैं वो एक्टिवेट हुए हैं, और ये स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने में ये जाकिर मूसा ही नहीं शामिल है, या जैसे मोहम्मद शामिल नहीं है, ISI ने इसको एक्टिवेट करवाया है थ्रू खालिस्तान फोर्सेस। और उसके अंदर मैं 3 नाम फिर लूंगा, और 4 जो मेन टॉप लीडर्स हैं, ये बब्बर खालसा के, खालिस्तान कमांडो फोर्स के, कमांड एंड लिबरेशन एंड टाइगर फोर्सेस के, ये 4 जो हैं के लीडर आज बैठे हुए हैं। और बैठे कहा कसूर, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। कसूर जहां मेजर जनरल सिन्हा, मेरा एक बड़ा सवाल आपसे यह है कि जो भी हालात जहां तक हम पहुंच गए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सेना के पास जिस तरीके की मदद, जिस तरीके की इंटेलिजेंस, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है। रफेल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लड़ाई हो जाती है, वॉफोर्स लेते हैं तो लड़ाई हो जाती है। मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले रही हूं। दूसरा, नागरिकों की यह कमी है, हम बॉर्डर पर अगर फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो किसकी कमी है कि लोग अपनी लैंड देने के लिए तैयार नहीं है? मतलब ओवरऑल अगर सिनेरियो में बात करें तो कमी किसकी पाते हैं, जिम्मेदारी किसकी पाते हैं? 130 करोड़ जनता अब्सोल्युटली इसमें सजग है और चाहती है। प्रॉब्लम यह होता है कि हमारी कुछ लेयर्स हैं हमारे यहाँ, जिसमें कि पॉलिटिकल लेयर्स को भी ऐसे लोग समझा देते हैं कि इस देश में तो सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है, आर्मी की, एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए आपकी बजट कम की जाती है। आपको उस लेवल पे ले जाना नहीं देना चाहते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इसको खड़ा करता है रेड टेपिज्म। और उसके कारण ये प्रॉब्लम जमीनी हालात में बहुत सक्षम है। कमियां तो इतनी ज्यादा है। अब जो इसे बात कर रहे हैं, फेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। आज जो इजराइल के अंदर में उसको सर्विलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग होती है। ह्यूमन राइट्स में भी सर बहुत बड़ा सवाल उठता है। ह्यूमन राइट्स जो है वो आतंकवादियों के हैं, सेना के जवानों के नहीं है, पुलिस के नहीं है, जो आए दिन मर रहे हैं। तो हम ह्यूमन राइट्स की जी बोलिए पथिकृत जी। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी सवाल नहीं उठाया पंजाब पुलिस पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि स्टेट पुलिस के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होता है। उस टाइम ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए कि नहीं, स्टेट का अफेयर है, सेंटर इंटरवीन ना करे। अगर जरूरत पड़े सेंट्रल पुलिस फोर्सेस आए, पुलिस के हाथ में। आप देखिए पठानकोट में नहीं है,
पंजाब का जिक्र। नहीं, पठानकोट में चूक हुई है, पठानकोट में चूक हुई है, ताकि ये चूक फिर से ना हो। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, ट्रेनिंग से शुरू करके हर चीज में आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए। मनी जी, एक मेरा बहुत अहम सवाल हो जाता है कि हमेशा निरंकारी और सिख जो है वो आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, और 78 में क्या हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि उसके बाद कोई बड़ा इस तरीके की लड़ाई देखने को नहीं मिली। क्या आप इसको इस एंगल से भी देखते हैं? नहीं, बेसिकली एथनिक डिवाइड जो है ये भी एक स्लीपर सेल और आईएसए का एजेंडा है। नॉट ओनली आईएसए, निरंकारी एंड सिख, वैसे भी कई ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके वो देश में कई चीजें कहते हैं सोशल फैब्रिक को श्रेड्स में तो करना चाहते हैं, जो हार्मोनी है उसको डिसहार्मोनाइज करना चाहते हैं। ये तो आईएसए का प्रॉपर स्टेटेड एजेंडा है। कई बार इसके ऊपर इनपुट आइए, कई कम्युनल रयाज करवाए जाते हैं, कई चीजें करवाए जाते हैं, तो इसमें भी कई बार क्या होता है वो सियासत में बदल जाती है। ठीक है, ऐसा कोई ट्रिगर ऐड करना चाहूंगा। देखिए शोभना जी, क्या हो रहा है पंजाब में जो ड्रग कार्टेल है और दूसरा गैंगस्टर है, और इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है, आप माने ना माने, डिफरेंट पार्टियों का। और जब तक ये नहीं टूटेगा, प्रॉब्लम वहां है। और पुलिस की जो कह रही थे ना, वो कमिटेड हैं, मगर आप इसको निरंकारी वर्सेस सिख के एंगल से नहीं देखना चाहेंगे? देखिए, ये वो ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमला हुआ है वो निरंकारी मिशन के पे हुआ है कार्यक्रम में। और यही पैटर्न था, पैटर्न था जब 80 और 90 के दशक में भिंडरवाला ने जो फेनोमेना आप देखी थी, वहां भी निरंकारियों को टारगेट हुआ था। तो वो हम बीटन ट्रैक पे जा रहे हैं, और इनको कौन करवा रहा है? डग कटेल के लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, बड़े ऐसे गैंगस्टर्स, और आईएसआई उनको पैसे की मदद पहुंचा रहा है, कनाडा में नहीं, और आईएसआई उसको पैसा। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग शरण लेकर इस समय आईएसआई की शरण में है, आईएसआई का खा रहे हैं, आईएसआई उनके ऊपर हाथ रख रही है, वो उनको पैसा दे रहे हैं और दबाव बना रहा है कहीं ना कहीं आईएसआई। टोटल पैसा देखिए, उसकी जो बजटिंग है, उसको किसी ने कहा था उनको केवल 52 बिलियन डॉलर्स तो उन्होंने अपने सीपैक के लिए रखा है। मगर जो यहां पर रेफरेंडम 202 $10 बिलियन, और वो $10 बिलियन कहां से आएगा? ये आएगा कनाडा, यूके, इवन इंडिया में कहीं पर, कश्मीर, यहां से आ रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आप सभी का, सर मेरे पास समय की थोड़ी सी 10 सेकंड सर, समय की पाबंदी। ओपीएम ग्रोथ जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में हो रहा है ना, उससे भी ड्रग कार्टेल का फंडिंग से, दैट इज हमें अपने खुद के सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। पहली बहस में और खालिस्तानी सब एक हो रहे। ठीक है सर, पहली बहस में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।